हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड। आपकी कक्षा के गणित अध्याय 6 गुणा जब हम गुणनखंड पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा आज का टॉपिक है गुणनखंड। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने लघुत्तम समापवर्त को देखा है, और लघुत्तम समापवर्त की वीडियो यदि आप नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने लघुत्तम समापवर्त की जो वीडियो बनाया था वो उसका यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है आज की इस वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड। तो चलिए देखते हैं आज हम इस गुणनखंड के टॉपिक में क्या क्या जानेंगे। तो आज की इस टॉपिक में जानेंगे बच्चों हम गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड कैसे निकालेंगे, है ना। पहली बात ये गुणनखंड क्या है, गुणनखंड को हम जानेंगे। दूसरी बात ये कि क्या है, कैसे निकाला जाता है, ये सब जानेंगे। अपवर्तक क्या होता है, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात, अपवर्तक क्या होता है। और तीसरी बात जानेंगे हम अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्या। और अगला हम इसके बाद पढ़ेंगे भाज्य संख्या। इन चारों बातों को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे बारी बारी से। तो चलिए देखते हैं गुणनखंड क्या है। यहाँ पे 12 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में विभक्त करके बताया गया है। तो हम समझते हैं, हम खाली पेज में समझते हैं। यहाँ पे पहली बात आप ये समझिए, इसके पहले जो हमने पढ़ा था गुणज, ठीक है, क्या पढ़ा है, गुणज। तो गुणज क्या होता है, जैसे कि हमने 2 का 1 के साथ गुणा किया तो 2 एकम 2 आता है। तो ये जो 2 आया है ये क्या है, 2 का गुणज है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 मिलेगा हमको। 2 गुणा 2 करने से हमको 4 मिला, और ये 4 2 का गुणज है। ऐसे हमने गुणज में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें, यदि हम 4 का ये 2 का गुणज है 4, और यदि इस पार को हम देखेंगे तो अलग अलग गुणा के रूप में है, गुणन के अलग अलग खंड में है, तो इस 4 के गुणनखंड कहलाएंगे, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, 4 के गुणनखंड कहलाएंगे, और ये वाला 2 के गुणनखंड कहलाएंगे। इसका मतलब गुणज का उल्टा है, ठीक है। गुणज के उल्टा क्या है, गुणनखंड है। तो आप समझिए, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए, हम उदाहरण के लिए हम 12 को लेते हैं और इसका गुणनखंड हम निकाल के देखते हैं। गुणनखंड, खंड का मतलब होता है भाग, टुकड़ा, तो इसमें भाग करना पड़ेगा। भाग करके हम जानेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। पहली तरीका ये है कि 12 को हम 1 से लेकर 12 तक के सभी अंकों से भाग करके देखें। 1 से लेकर 1 2 3 4 सभी से हम भाग करके देखते जाएं 12 तक के अंकों से, ठीक है। और भाग करके देखने पर यदि शेषफल 0 आ गया तो वो गुणनखंड है, नहीं आया शेषफल बच जाता है तो गुणनखंड नहीं है। 1 से भाग देकर देखेंगे, 12 बार हम पढ़ेंगे तो 12 आएगा 1 के पहाड़ा में, और इसको घटाएंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0 होगा। अर्थात ये 1 जो है 12 का गुणनखंड है, ठीक है। तो 12 का गुणनखंड 1 है। यहाँ पे हम लिख दिए 12 भाग 2। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 बार में 12 आता है ना, 2 छिक्का 12, और यहाँ पे भी घटाने से कुछ नहीं बचेगा, तो 12 का गुणनखंड 2 भी होगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम 3 का भाग देकर देखेंगे और क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। तो 3 का भाग देंगे, क्या होगा, 3, तो 3 के पहाड़ा में 4 बार में आता है, 3 चौक 12, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा घटाने पर, है ना। तो 3 भी है 12 का गुणनखंड। तो ये इस प्रकार से पहला तरीका है कि भाग करके आप जांच कर सकते हैं, शेषफल 0 नहीं बचता है, पूरा विभाजित हो जाता है, तभी वह संख्या संबंधित संख्या का गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरा तरीका ये 12 को हम बांटेंगे तो कैसे कैसे बांट सकते हैं। यदि हमारे पास 12 चॉकलेट है और इस 12 चॉकलेट को या 12 रुपए को बांटना है तो कैसे कैसे बांटेंगे। पहले तो ये बांटेंगे कि हम एक एक चॉकलेट देंगे तो 12 बच्चों को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 12 चॉकलेट 12 बच्चों को एक एक देंगे तो 12, तो इसको हम कहेंगे एक चॉकलेट को हम 12 बच्चों को दिए तो 1 गुणा 12, ये 12 के गुणनखंड होगा 1 और 2। 12 के क्या होगा, गुणनखंड होगा 1 और 12, ठीक, मैं 2 बोल दिया था, 1 और 12 होगा गुणनखंड। अब यदि इस 12 चॉकलेट को हमको फिर
हम दो दो बांटेंगे मान लीजिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, कितने लोगों को मिलेगा? 6 लोगों को। तो 2 गुना 6 लोगों को दिए, तो 2 और 6 12 का गुणनखंड हो गए, है ना। अब 3 बांटना है, मान लीजिए 3 चॉकलेट दिए, फिर 3 दिए, 3 6 3 9 3 12। यदि हम 3 बांट रहे हैं तो 4 लोगों को मिल रहा है, 3 चौक 12, तो 3 और 4 भी 12 का गुणनखंड है। ठीक है, मतलब हम 12 को किस प्रकार से, कितने प्रकार से गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यही गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, अभी मैंने भाग करके बताया, तो भाग करके भी आप देख सकते हैं, उसमें 1 के पहाड़ा में 12 बार आया था। ठीक है, 2 के पहाड़ा में 6 बार आया था, 3 के पहाड़ा में 4 बार आया था। यदि हम 4 चॉकलेट करेंगे तो 4 4 8 4 3 12, 4 के पहाड़ा में 3 बार में आता है। ठीक, इस प्रकार से है, ये सभी इसके गुणनखंड है। तो इस प्रकार से आपके बुक में भी दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है देखिए, यहाँ पे समझिए, 1 गुणा 12 12 आएगा, 2 छिक्का 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। इस प्रकार से बांटा जा सकता है। क्या तुम वह संख्याएं बता सकते हो जिनका 12 में भाग देने पर शेष शून्य बचता है? उन संख्याओं को लिखो। तो 12 में इन सभी का भाग देने पर, है ना, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 6 12, इन सभी का भाग देने पर 1 2 3 4 6 और 12, इन सभी का भाग देने पर 12 में शेषफल शून्य बचता है। ठीक है, आगे क्या पूछा है? यह सभी संख्याएं 12 की गुणनखंड कहलाती है। तो आपको याद रखना है, ये सभी संख्याएं 12 की गुणनखंड कहलाती है। उसी प्रकार से अन्य संख्या का भी हम निकाल सकते हैं। यदि हमको 6 का निकालने के लिए कहा जाए, इस 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो 6 को हम एक एक करके बांटेंगे तो 6 को मिलेगा, है ना, या सीधा 1 गुना 6, तो 6 आएगा। फिर 2 के पहाड़ा में 3 बार में आता है, 2 तिया 6, तो 2 हो गया, 1 और 2 हो गया। फिर 3 के पहाड़ा में 3 दूनी 6, फिर 4 में नहीं आता 6, 5 में नहीं आता, फिर 6 गुणा 1 6 एकम 6। तो 6 का गुणनखंड कौन कौन से हुआ? 1 2 3 और 6, ये 4 गुणनखंड 6 के बने। इस प्रकार से हम हर संख्या का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया है देखिए, यह सभी संख्याएं 12 की गुणनखंड है, ये आपको बता दिया गया। इसके बाद लिखा है कि किसी संख्या की गुणनखंड वह संख्याएं हैं जो उस संख्या को पूरी तरीक़ा से विभाजित करती है। 12 के गुणनखंड में लिखा था 1, फिर 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं, 4 के बाद 6 और 12, ये सभी लिखा था हमने। इन सभी संख्याओं से 12 को पूरी तरीके से विभाजित किया जा सकता है, इसीलिए ये सभी संख्याएं 12 की गुणनखंड है। इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, नीचे लिखी गई संख्याओं के गुणनखंड पता करना है। यहाँ पे गुणनखंड क्या है अब तो जान गए, है ना। अब आपको इसको 6 का गुणनखंड निकालना है, 8 का 12 का 15 का। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं का गुणनखंड निकालना है। देखिए 6 का पहले से निकला हुआ है, 6 का गुणनखंड 1 2 3 6, अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाल के भी बताया था। 8 का गुणनखंड आपको निकालना है, तो 8 का गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड है, 1 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 बार में पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 चौके 8 होता है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार में विभाजित हो जाएगा पूरा। फिर 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता है, इसलिए 3 8 का गुणनखंड नहीं है। 4 के पहाड़ा में 8 आता है, 4 दूनी 8 होता है, इसलिए 4 को लिखेंगे, 2 बार में 8 आता है, 2 बार में पूरी तरीक़ा से विभाजित हो जाएगा। फिर 4 के बाद 5 में 8 नहीं आता, इसलिए 5 को नहीं लिखेंगे। फिर 6 में 8 नहीं है, फिर 7 के पहाड़ा में भी 8 नहीं आता, सीधा 8 के पहाड़ा में आता है, 8 एकम 8, तो 8 को यहाँ पे लिखेंगे। तो ये 4 जो अंक मिला हमको, ये 8 के गुणनखंड है बच्चों। ठीक है, ध्यान में रखना है। 12 के गुणनखंड निकाल के बताना है, तो 12 1 के पहाड़ा में 12 बार पढ़ेंगे तो हमको 12 मिलेगा। भी हम 12 का निकाल भी दिए हैं ना इससे पहले। फिर 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में आता है, 4 के पहाड़ा में आता है, 4 तिया 12, 5 में नहीं आता, 6 दूनी 12 आता है 6 के पहाड़ा में, फिर 12 एकम 12, इतने सारे हैं 12 के गुणनखंड। 15 के निकालना है, तो 1 के पहाड़ा हम 15 बार पढ़ेंगे तो 15 विभाजित होगा, 2 में 15 नहीं आता, तो 7 14 होता है, 2 8 16 होता है, 15 नहीं आता 2 के पहाड़ा में। ठीक है, 3 के पहाड़ा में आता है 3 पंचे 15, 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है, 5 तिया 15, इसके बाद सीधा 15 एकम 15, 15 का पहाड़ा आता है। ठीक है, तो ये सारे इन संख्याओं के गुणनखंड है। दी गई संख्याओं में 1 2 3 4 का भाग देकर भी तुम गुणनखंड पता कर सकते हो।
जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है वह क्या है, वही संख्या गुणनखंड होता है। तो मैंने सबसे पहले मैं आपको बताया था भाग कर करके कि जिससे शेषफल शून्य हो जाता है, पूरा भाग चला जाता है, वह संख्या गुणनखंड होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा गया है। और मैंने वीडियो स्टार्ट करते समय बताया था कि गुणनखंड देखेंगे, साथ में अपवर्तक क्या होता है ये देखेंगे। तो अभी हमने जितना भी यहाँ पे गुणनखंड निकाल के आपको बताया है, यही सब गुणनखंड अपवर्तक कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम क्षय का गुणनखंड भी कह सकते हैं और क्षय का अपवर्तक भी कह सकते हैं। तो याद रखना है आपको, अपवर्तक क्या होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, गुणनखंड को ही अपवर्तक कहते हैं। जैसे ये सामने क्षय का गुणनखंड लिखा है तो हम क्षय का अपवर्तक कहेंगे, 8 के गुणनखंड को 8 के अपवर्तक कहेंगे, है ना। इस बात को आपको भूलना नहीं है, ये अपवर्तक गुणनखंड को ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या कुछ दिया है देख चलिए। कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत, कारण सहित बताओ। उदाहरण नंबर 2। ठीक है, 3 8 का गुणनखंड है और सामने लिखा है गलत। तो 3 8 का गुणनखंड नहीं है ना, इसीलिए 3 8 का गुणनखंड लिखा है तो ये गलत लिखा है। क्योंकि यदि हम 8 को भाग देकर देखेंगे 3 से तो 3 दूनी 6 होता है, ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं हुआ, यहाँ पे 2 शेष बच जाता है। ठीक है, इसलिए ये गुणनखंड नहीं है। ठीक, अगला क्या है, 36 का गुणनखंड 6 है। तो 36 को हम भाग देकर देखेंगे 6 से तो 6 छिक्का 36 होता है, ये पूरा पूरा भाग चला जाता है, ये गुणनखंड है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सही है। ठीक, 8 का गुणनखंड 8 है तो 8 का पहाड़ा में 8 आता है एक बार में, है ना, 8 एकम 8, यह भी सही है। 12 का अपवर्तक 5 है तो 5 के पहाड़ा में अपवर्तक 5 के पहाड़ा में 12 नहीं आता है, तो ये अपवर्तक है लिख दिया है, अर्थात गलत है। ठीक है, गलत, क्योंकि यदि हम 12 को 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 होता है और इसमें पूरी तरीके से भाग नहीं गया, शेष 2 बच जाता है। इसको यहाँ पे कारण में लिखना है, शेषफल 2 बच जाता है, इसलिए ये 12 का अपवर्तक नहीं है। अपवर्तक मतलब गुणनखंड। ठीक है, 12 का गुणनखंड 5 नहीं है। अब नीचे देखिए बच्चों, और लिखा है 3 सवाल, है ना। चौथा है 25 का गुणनखंड 7 है, तो 25 को भाग करके देख लो 7 से, है ना। 7 तिया 21 होता है, 25 नहीं आता 7 के पहाड़ा में, 7 21 होता है, 7 चौक 28 होता है, 25 तो आता ही नहीं है, 4 शेष बच रहा है, इसलिए ये गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चौथा के उत्तर में यहाँ लिखोगे गलत, ये नहीं है गुणनखंड। ठीक है, 48 का गुणन अपवर्तक 6 है, अपवर्तक मतलब गुणनखंड, है ना। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 8 48, ये सही है। ठीक, 96 का 12 8 96 होता है, यह भी सही है। ठीक है, अब नीचे क्या दिया है देखिए, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखो। 2 के गुणनखंड में 1 के पहाड़ा में 2 बार में आएगा और 2 के पहाड़ा में 1 बार में। 3 के गुणनखंड में 1 और 3 आएगा। 4 के गुणनखंड में 1 आएगा, 2 के पहाड़ा में 2 बार में आता है और 4 के पहाड़ा में 1 बार में। 5 के गुणनखंड 1 और 5 होगा। 8 के गुणनखंड 1 होगा, 2 के पहाड़ा में भी 8 आता है, 4 में भी आता है और 8 में भी आता है। 12 के गुणनखंड में 1 2 3 4 6 और 12। 7 के गुणनखंड में 1 और 7। वह संख्या कौन सी है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। देखो सभी संख्याओं के गुणनखंड कौन है, 1 है, जो सभी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे लिख देना 1। क्या कोई ऐसी संख्या भी है जो खुद का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे चेक करो जो खुद का गुणनखंड नहीं है। देखो 2 का गुणन 2 है, मतलब खुद का गुणनखंड है। 3 का गुणनखंड 3 है, 4 का गुणनखंड 4 है, 5 के गुणनखंड 5 है, 8 के गुणनखंड 8 है, 12 के गुणनखंड 12 है, 7 के गुणनखंड 7 है। तो सभी संख्या खुद का गुणनखंड होता है। ठीक है, तो क्या कोई ऐसी संख्या भी है जो खुद का गुणनखंड नहीं है, तो हमारे पास नहीं है ना, और होता भी नहीं है। हर संख्या खुद का गुणनखंड होता है, इसलिए इसका उत्तर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आगे क्या सवाल है देखिए, वे संख्याएं लिखो जिनके केवल 2 ही गुणनखंड है। तो वे संख्याएं लिखो जिनके केवल 2 ही गुणनखंड है, तो इसमें 2 आएगा जिसके 2 ही गुणनखंड है ना। 3 आएगा, फिर 5 आएगा,
फिर 7, है ना। ये संख्याएं हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड थे। 1 का कौन कौन था, 1 और 7 था। 5 का 1 और 5 था। 3 का 1 और 3 था। और 2 का 1 और 2 था। तो ठीक है, इन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हैं। तो ऐसे जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये किसी और दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है, केवल अपने आप से होता है और 1 से होता है। तो सिर्फ अपने आप से विभाजित होता है इसलिए अभाज्य है, दूसरे संख्या से विभाजित होता ही नहीं है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। और जिनका 2 से अधिक होता है, ठीक है, जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 6, तो 6 का कितने गुणनखंड थे, 1 है, 2 है, 3 के पाड़ा में भी आता है 3 दूनी 6, 3 के बाद 6, ये 2 से अधिक है ना भाई, 4 गुणनखंड है 6 के पास। तो 6 क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे उसी को बोला गया है, अभाज्य संख्याओं पर घेरा लगाओ जिनके केवल 2 गुणनखंड बनते हैं। जैसे कि 23, ठीक है, 17 और इसके बाद 19, इसमें केवल 3 है ऐसे संख्या हैं जो अभाज्य है, जिसका केवल 2 गुणनखंड बनेगा। 1 से होगा विभाजित पूरा और खुद की संख्या से, ठीक है, खुद से विभाजित होगा। ऐसे केवल 3 संख्या है। 4 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं लिखो, तो 4 से 10 के बीच में 5 है और 7 है, ठीक है। 35 के सबसे निकट कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 35 के सबसे पास में है 37। 4 से छोटी अभाज्य संख्या 3। 1 से 10 के बीच को भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, ठीक है, इतनी भाज्य संख्याएं हैं। तो ये आज हमने पढ़ा बच्चों गुणनखंड के टॉपिक को। हम कल देखेंगे, कल की अगली वीडियो में देखेंगे महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। तो आज हमने जाना है गुणनखंड को, इस टॉपिक को हम कल देखेंगे महत्तम समापवर्तक। आज हम पढ़ लिए गुणनखंड को, और आज आप वीडियो से लगातार बने रहे इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।